मोदी सरकार 3.0 का फुल बजट फर्स्ट पेश कर दिया गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अतुल लाल साहब, को चेयर फिकी कमेटी ऑन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। अतुल जी, आपका शुक्रिया। पहले तो आप हमें ये बता सकें सर, अर्थव्यवस्था में जिस तरह से थोड़ा हम देख रहे थे, एक धीमापन था, एक नरमी थी, कुछ चैलेंजेस दिख रहे थे, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं डिस्पाइट दैट इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। आप इकोनॉमी के ओवरऑल एक मोमेंटम के लिए इस बजट को किस तरह से देखते हैं, जो आज सिग्नल्स पेश किए गए हैं इस बैकड्रॉप में, जब हम देख रहे हैं ग्लोबली काफी अनसर्टनिटीज रही हैं? So I really want to compliment Honorable Finance Minister for this visionary budget. There are 4-5 very important elements and pillars of this budget. And the first one is a huge focus on employment generation, for which she has said that the investment is going to be promoted. And for investment to be promoted, she has said that the regulatory intervention is going to have a softer touch. In our industry, electronics, I can see that trend. She has said that some of the returns are being simplified, some of the end-use certifications which were to be done within 6 months have been extended to a year. Now, these are all significant positives. The second, of course, is the demand, which was slightly subdued with the exemptions on the direct taxes being enhanced. It is definitely going to be an uptick for the demand. आप देखिए कि जिनकी 12 लाख रुपए की तनख्वाह है, उनको करीब 80,000 रुपए का एग्जाम्पशन मिलता है। तो एक तरह से इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश है। I am from electronics industry. In that 80,000 rupees, he can buy TV from me, he can buy a refrigerator from me, he can buy a microwave from me. So consumption को push होगा. Absolutely, it's going to be pushing up consumption. Then for promoting electronics manufacturing, particularly मेरे सेक्टर की जब मैं बात करता हूँ, so duties को rationalize करा गया है। सर, जैसे हम देख रहे हैं इकोनॉमी की, अब जब बात हो रही है कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, उसमें मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स बोथ पिलर्स विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो ये मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जिस तरह से जो प्रयास हो रहे हैं, ये ग्राउंड पर आपका क्या असेसमेंट है? इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? हम नए दौर के लिए, टू बी फ्यूचर रेडी, हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं विकसित भारत की तरफ? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का आपको एग्जांपल दूंगा। पिछले 5 साल में ये इंडस्ट्री $30 बिलियन से $150 बिलियन पर पहुंची है, और ये गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क की वजह से है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लार्जली फार ईस्ट से और चाइना से इंपोर्ट होती हैं डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, मेरा पूरा विश्वास है और स्टैटिस्टिक्स भी दिखाती है वो सारा हिंदुस्तान में बनता है। नेक्स्ट स्टेज है जो आप अभी बात कर रहे हैं कि अभी जो ये बन रहा है उसमें वैल्यू एडिशन बढ़नी चाहिए, उसमें डिज़ाइनिंग इंडिया में होनी चाहिए। सो उसके लिए हमको एक कंपोनेंट इंडस्ट्री का फ्रेमवर्क चाहिए। जो कंपोनेंट्स लार्जली इंपोर्ट होते हैं उनको इंडिया में बनना चाहिए। सेमीकंडक्टर के लिए गवर्नमेंट ने ISM 1 में $10 बिलियन एलोकेट किए थे, और बहुत सारी ATMP यूनिट्स और फैब यूनिट इंडिया में सेटअप हो रही हैं। अब हमारी एक्सपेक्टेशन है कि कंपोनेंट PLI स्कीम अनाउंस होगी, उसकी वजह से अगर वो अनाउंस होती है तो बहुत इन्वेस्टमेंट आएंगी, और नॉन सेमीकंडक्टर एरिया में जो कि 50% है कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल के, वो इंडिया में बनेगा। तीसरी चीज़ है कि ये सब चीज़ें जब होती हैं और स्केल आता है इंडस्ट्री में, तो डिज़ाइनिंग यहाँ हो, तब जाके एक जर्नी है, 3-4-5 साल और लगेंगे, तब हम कहेंगे कि हम सही मानने में आत्मनिर्भर बने। सर, ये जैसे हम देख रहे हैं ओवरऑल अभी जैसे बजट के जरिए एक ही सिग्नल बिल्कुल दिया जा रहा है कि हम न्यू एज स्किल्स पर सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेलेंस सेंटर्स की बात हो रही है, तो इसमें नए तरह की स्किल्स भी चाहिए फॉर न्यू एज, अप स्किलिंग, रीस्किलिंग। ये उस फ्रंट पर भी आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पूरी वर्कफोर्स को, टीम्स को रेडी होना है, क्योंकि ये इंडस्ट्री 4.0 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स का दौर है, तो कैसे हम उस तरफ तैयार हो रहे हैं? कैसे ये बजट से क्या आप इसमें टच कर पा रहे हैं? ये बहुत एक पर्टिनेंट क्वेश्चन है, क्योंकि चाहे हम कुछ भी कर लें और अगर स्किलिंग नहीं है तो फिजिकल इंटरवेंशन से कुछ नहीं हो पाएगा। सो स्किलिंग के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किए हैं। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की इस्टेब्लिशमेंट की बात करी है,
कैपेसिटी ऑफ IITs की इंक्रीज़ की बात करी है, ये सब इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं। इसमें मेरा एक और मानना है, और इंडस्ट्री को भी और सरकार को भी रिक्वेस्ट है कि आप देखिए, जब हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू हुई थी तो बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स जो इंडिया के बाहर थे उनको वापस लाया गया था। इसीलिए आज मेरी रिक्वेस्ट है और इनिशिएटिव है इंडस्ट्री से कि जितने भी टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं, इंडस्ट्री 4.0 के एक्सपर्ट्स हैं, रोबोटिक्स के एक्सपर्ट हैं, डिजिटाइजेशन के एक्सपर्ट्स हैं, जो बाहर दुनिया में, वेस्ट में, US में इतना अच्छा कर रहे हैं, उनको वापस यहाँ लाए। सर, ये जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है GDP में, वो पिछले कई साल से स्टैग्नेंट है, 16-17% के आसपास है। ये जो प्रयास हो रहे हैं और फिर हमारी वैल्यू चेन जो MSMEs हैं, ये सब करते हुए हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं सर? इसको आप कैसे रीड करेंगे? देखिए, जियोपॉलिटिकली दुनिया चेंज हो रही है। आज सब लोग ग्लोबल ट्रेड के नहीं, सब कुछ इंटरनली करना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इंडिया के लिए एक शाइनिंग एग्जांपल है। बिल्कुल। आज से 6 साल पहले ये इंडस्ट्री $30 बिलियन की थी। 6 साल में इंडस्ट्री $150 बिलियन पे पहुंची। आपका मैसेज दूसरे सेक्टर्स के लिए क्या होगा? क्योंकि हम ये देख रहे हैं बजट में लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के पर भी काफ़ी जोर दिया गया है, तो आप कुछ लर्निंग बता सकें, एक दो कुछ खास जो रही हो? मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें हर इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए एक गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी फ्रेमवर्क चाहिए जो कि इंडस्ट्री का हाथ पकड़े पहले 4-5 साल के लिए। राइट। और वो फिस्कल इंसेंटिव से होता है, कस्टम ड्यूटी की रैशनलाइजेशन से होता है, ईजियर क्रेडिट से होता है जी। कुछ ईजियर अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड से होता है, जिसमें सेंट्रल सरकार और स्टेट की सरकारों को साथ साथ काम करना है। ये चीज़ फॉर्चुनेटली इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हुई, जिसके आज पॉजिटिव नतीजे हम देख रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने अनाउंस किया है टेक्सटाइल्स के लिए, लेदर के लिए और टॉयज़ के लिए भी। जी। होपफुली उनमें भी होगा। तो सरकार को इंडस्ट्री का हाथ पकड़ के पहले 4-5 साल चलना है। तो सर, जैसे इंडस्ट्री कहती है कि अगर ग्राउंड पर कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, क्योंकि ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना है, कॉस्ट ऑफ पावर जो कि एक बड़ा इनपुट होता है, लैंड रिफॉर्म्स हो, तो अगर सब इस तरह से प्रयास हो तो इंडस्ट्री फिर अपने आप को एक अपना पिछला कदम जैसे रखा है उससे अगला कदम बेहतर रख सकती है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो दूसरी कंट्रीज़ में, बॉर्डर कंट्रीज़ में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो लैंड का है। हिंदुस्तान में लैंड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और अगर आपको अपनी बैलेंस शीट को कंप्रेस करना है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कम करना है, और आप जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और इंडस्ट्री है उसको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, उस इन्वेस्टमेंट को लैंड बिल्डिंग में ज़्यादा नहीं डालना है, मशीनों में डालना है, मैन पावर में डालना है, उनकी स्किलिंग में डालना है, तब तरक्की ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर लैंड में इतना खर्चा हो जाएगा तो बाकी चीज़ों के लिए वो रहता नहीं है। सर, फाइनली इकोनॉमिक सर्वे जो आया उसने ये मेंशन किया, लास्ट टाइम मेंशन किया था कि हमें चाइना से FDI को ट्रैक करना चाहिए। हमने देखा थोड़ा बॉर्डर पे जो स्टैंड ऑफ है उसको भी थोड़ा एड्रेस किया गया है, और अभी जैसे कल वाले इकोनॉमिक सर्वे में जो आया है उसमें बताया गया कि हम चाइना एक डोमिनेंट प्लेयर है और हमारी उस पर बहुत डिपेंडेंस भी है, वो एक चैलेंज भी है। इस पर अगर आप एक फाइनल कमेंट दे सकें। सो मेरी तो बिल्कुल सहमत है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र की थीसिस से कि हमें उनके साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए सीखने के लिए, और उसकी वजह से यहाँ पे इंडस्ट्री को तरक्की मिलेगी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी मिलेगी, और एक स्केल आएगा। तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, बट जिन सेक्टर्स पे हमें लगता है कि सिक्योरिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, उनको हमें खुलना चाहिए थोड़ा। राइट सर, बिफोर वी से गुड बाय, इफ यू आर कंफर्टेबल, क्या आप एक रेटिंग देना चाहेंगे ऑन अ स्केल ऑफ 10 फॉर दिस बजट इन दिस बैकड्रॉप? आई वुड से डेफिनेटली 9. ओके, थैंक यू वेरी मच अतुल लाल जी फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।